नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने आरबीआई का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आरबीआई का सामान्य परिचय पढ़ा था और इस क्लास में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्तरीय स्ट्रक्चर है, स्तरीय ढांचा है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं आपको एक जानकारी से अवगत करवाना चाहता हूं कि जो भी कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं वो सफिशियंट है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न है और ऑलरेडी वेरीफाइड है। आप जो भी कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको आप कहीं भी आप जस्टिफाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। बड़ी से बड़ी नामी कोचिंग का जो कंटेंट है उससे आप वेरीफाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको पर्याप्त मिलेगा और एकदम पूरा वेरीफाइड मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। आरबीआई का जो स्तरीय स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा सा पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवोक कर लेते हैं। पिछली क्लास में अपने आरबीआई का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना है 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी और आरबीआई की जिस समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग आयोग, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी फाइनेंस के नाम से भी इसको हिल्टन यंग आयोग को जाना जाता है। हिल्टन यंग आयोग की स्थापना जो है 1926 में हुई थी और इसके अलावा जैसे आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं और गवर्नर की जो नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। इसके अलावा जैसे आरबीआई का जो निदेशक मंडल होता है उसकी 1 साल में 4 बैठक होना अनिवार्य है। आरबीआई की जो प्रथम गवर्नर है वो श्री ऑसबोर्न स्मिथ जी थे। स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर है सीडी देशमुख जी। नेशनलाइज के टाइम जो गवर्नर थे 1 जनवरी 1949 को वो सीडी देशमुख जी ही थे। और इसके अलावा जैसे नोटबंदी के समय जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल जी। वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास जी है। तो ये जनरल चीजें अपन ने आरबीआई के बारे में पढ़ी थी और आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इसका हेड ऑफिस मुंबई है। 1937 से पहले कोलकाता था एस्टेब्लिशमेंट के टाइम, फिर उसको 1937 में 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ये चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके बाद में अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आरबीआई की संरचना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय जैसे कि अपन चर्चा कर चुके मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 स्थानीय निकाय है। जैसे एक हेड ऑफिस मुंबई में तो है ही है, इसके अलावा 4 स्थानीय निकाय है जिनमें एक अपना दिल्ली, एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 स्थानीय निकाय है। मुख्यालय के अलावा हेड ऑफिस मुंबई है, इसके अलावा कंफ्यूज नहीं होना है कि मुंबई में मुख्यालय तो मुंबई में स्थानीय निकाय नहीं हो सकता। मुख्यालय तो है ही है, एचओ तो है ही है, हेड ऑफिस तो है ही अपने मुंबई में, इसके अलावा स्थानीय निकाय भी है मुंबई में। तो 4 स्थानीय निकाय है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। प्रत्येक में 5 सदस्य का निदेशक मंडल होता है जिनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 वर्ष के लिए करती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है, जबकि प्रत्येक में 5 सदस्य का निदेशक मंडल होता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं इनमें प्रत्येक में 5 सदस्य का निदेशक मंडल होता है जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, जीओआई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 4 वर्ष के लिए करती है। यहां तक अपना क्लियर है। इसके बाद में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 27 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। जैसे अपने राजस्थान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में भी है, तो वो क्षेत्रीय कार्यालय है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जयपुर में भी स्थानीय निकाय है, ऐसा नहीं है। जयपुर में सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय कार्यालय है, जो कुल संख्या में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आरबीआई एचओ मुंबई में, आरबीआई के 4 स्थानीय निकाय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। प्रत्येक में 5 सदस्य का निदेशक मंडल होता है जिनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, 4 वर्ष के लिए की जाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 27 क्षेत्रीय कार्यालय है। भारत में कुल नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 है। देखिए अपन ने ये स्थानीय निकाय पढ़े आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय निकाय पढ़े और इसके पश्चात अपन जैसे निदेशक मंडल पढ़ना है, लेकिन निदेशक मंडल से पहले ही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित, वो भी अपन साथ में ही क्लियर कर लेते हैं। इसके पश्चात अपन आरबीआई का जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।
भारत में कुल नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 है। देवास एमपी में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में। देवास एमपी, नासिक महाराष्ट्र, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है दोनों। देवास एमपी वाला और नासिक महाराष्ट्र वाला दोनों जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। मैसूर कर्नाटक, साहबनी पश्चिमी बंगाल, ये दोनों आरबीआई के अंडर में है। कहने का मतलब शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं कि भारत में कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस है। देवास एमपी, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, साहबनी पश्चिमी बंगाल। इनमें से 2 जो हैं देवास एमपी, नासिक महाराष्ट्र वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, और शेष जो 2 हैं मैसूर कर्नाटक, साहबनी पश्चिमी बंगाल, ये दोनों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में है। कहने का मतलब इनका जो भी रेगुलेशंस है, नियमन है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और इन 2 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रुपए 1 के नोट को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। 1 रुपए का जो नोट होता है इसको छोड़ करके सभी प्रकार के जो नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, और इनका जो रेगुलेशंस होता है आरबीआई का, वो आरबीआई रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत होता है। ये भी अपन अध्ययन करेंगे। जो जैसे आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई, और आरबीआई का जो नियमन है वो आरबीआई रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत आरबीआई का जो नियमन है, रेगुलेशंस है, वो होता है। स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई है। हाँ, तो अपन देख रहे थे कि रुपए 1 के नोट को छोड़कर से सभी प्रकार के नोटों का जो निर्गमन आरबीआई करता है। रुपए 1 का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी अपन ने इसको थोड़ा सा मेजरली हाईलाइट किया था कि 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय, 2 नंबर ऑप्शन दे दिया भारत सरकार, 3 नंबर ऑप्शन दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 4 नंबर ऑप्शन दे दिया राज्य सरकार। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा रुपए 1 का नोट जारी किया जाता है। से सभी प्रकार के जो नोट है इनका निर्गमन आरबीआई करता है। रुपए 1 नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, 1 रुपए के नोट के ऊपर जो हस्ताक्षर की बात आती है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। कल भी अपन ने चर्चा की थी। वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, या फिर जैसे और कोई 2 ऑप्शन दे देता है, आरबीआई गवर्नर के होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी जो भी ऑप्शन है। तो इसमें वित्त सचिव विशेष रूप से ध्यान रखना है। वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर से सभी प्रकार के जो नोट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वयं के स्तर पे जारी करता है। दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि देवास एमपी और नासिक महाराष्ट्र दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा जो भी नोट प्रिंटिंग का काम करवाती है, क्या उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इनका रेगुलेशंस करती है, इनका मैनेजमेंट करती है। बाकी इनके द्वारा जो भी काम होता है वो नोट प्रिंटिंग का, वो नोट प्रिंट होकर आरबीआई के पास ही आते हैं, और आरबीआई अपने स्तर पर ही उनको जारी करता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। बाकी इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट नोट अवेलेबल करवाए जाते हैं आरबीआई को, उनका जो निर्गमन है, इश्यू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। और अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे नोट निर्गमन का काम आरबीआई करता है, 1 रुपए का नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्कों का यह है कि सिक्के भारत सरकार स्वयं डलवाकर अधिनियम 1906 के तहत जारी करती है। जितने भी कॉइन्स है, चाहे वो मतलब वैसे जो लिमिट है मैक्सिमम कॉइन की वो 1000 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 तक के सिक्के डलवाकर जारी कर सकती है। तो सिक्के जारी करना, डलवाना, ये सब काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आरबीआई का इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है। हाँ, रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी काम होगा, नियमन से संबंधित कोई भी काम होगा, तो उसमें आरबीआई पार्टिसिपेट करता है, लेकिन सिक्कों को डलवाकर इश्यू करने का जो काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और मैक्सिमम ₹1000 का जो सिक्का है, कॉइन है, वो जारी किया जा सकता है। तो ये था अपना स्तरीय स्ट्रक्चर एक तरह से आरबीआई का, जिसमें अपन ने पढ़ा कि आरबीआई का जो एचओ है वो मुंबई में है, 4 स्थानीय निकाय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। प्रत्येक में 5 सदस्य का निदेशक मंडल होता है, जिनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 वर्ष के लिए करती है। आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत में कुल नोट प्रिंटिंग प्रेस 4 है। देवास एमपी, नासिक महाराष्ट्र दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। मैसूर कर्नाटक, साबनी पश्चिम बंगाल आरबीआई के अंडर में है।
₹1 के नोट को छोड़कर से सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सिक्के भारत सरकार स्वयं डलवाकर अधिनियम 1906 के तहत जारी करती है। इसमें मोस्टली अपन ने 3 एक्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जो कॉइन इश्यू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एक्ट 1906 के तहत, या अपन ये कह सकते हैं 1906 के तहत, 1906 के तहत जारी किए जाते हैं। एक आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। एक आरबीआई के जो रेगुलेशंस है, नियमन जिसको कह सकते हैं, वो आरबीआई रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत आरबीआई का रेगुलेशन होता है। तीनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई का नियमन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत होता है, आरबीआई एक्ट 1906, एक्ट 1906, एक्ट 1934, एक्ट 1949, एक्ट 1956, तो 1949 के तहत आरबीआई का नियमन होता है। आरबीआई की स्थापना 1934 के तहत, और सिक्के डलवाकर जो जारी किए जाते हैं वो आरबीआई एक्ट 1906 के तहत जारी किए जाते हैं। तो साथियों, ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने आरबीआई का जो स्तरीय ढांचा है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। और इसके अलावा जैसे जो भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको अपन ने कम्प्लीटली रिवोक कर लिया है। आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 का अपन नेक्स्ट वाली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आरबीआई का जो कितने मिनट का हो गया, लगभग 11 मिनट, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि अपन आज ही आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। थोड़ा सा जनरली इंट्रोडक्ट कर लेते हैं अपन कि इसमें 21 मेंबर होते हैं और उनकी नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नियुक्ति मामलों की जो समिति उसके द्वारा किया जाता है। और इसमें जैसे 4 स्थानीय निकाय के जो सदस्य हैं वो होते हैं, 4 गवर्नर होते हैं, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के होते हैं। तो इस प्रकार से करके इसमें 21 के लगभग 4 स्थानीय निकाय, 2 वित्त मंत्रालय, 10 भारत सरकार, 4 आरबीआई के उप गवर्नर और 1 आरबीआई का गवर्नर, इस प्रकार कुल मिला के 21 मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये 21 सदस्य जो है, इनका जो समिति है वो मिलकर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशंस करती है, नियमन करती है, मैनेजमेंट करती है, और जो भी डिसीजन होता है वो 21 सदस्य मिलकर के जो भी जजमेंट है वो लेते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन ये जो इनका आरबीआई के रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आरबीआई के उप गवर्नर जो 4 होते हैं वो कौन कौन है। गवर्नर जैसा अपन ने पढ़ लिया, शक्तिकांत दास जी 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन यह अध्ययन करेंगे। एक वीडियो अपना बनेगा आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्यों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक में आरबीआई के कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 2-3 वीडियो, 2 वीडियो में लगभग अपने कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में एक वीडियो अपना इंपोर्टेंट पॉइंट से, यदि कोई तथ्य गलती से छूट जाता, हालांकि वैसे तो पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं, छूटने की संभावना नहीं है, फिर भी यदि कोई फैक्ट गलती से छूट जाता है तो उसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, एक वीडियो में। और इसके बाद में अपन एमसीक्यू लेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो भी अपन ने अध्ययन किया है वो अपना सफिशिएंट है या नहीं है, सारगर्भित है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न है या नहीं है, नामी कोचिंगे जो चलती है, मोटी फीस लेती है, उनकी तुलना में किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से अपन आरबीआई का पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अपन जो मनी इन्फ्लेशन है, मनी है, मुद्रा है, और नाबार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है, मतलब जो जो टॉपिक्स है रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जो कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स के, उसके बारे में अपन कंप्लीटली सेबी है, सबके बारे में अपन अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे। और कंटेंट जो होगा वो यूनिक होगा, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिक, जहाँ जैसा कंटेंट, जो कंटेंट होगा वो ऐसा होगा कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सभी विद्वान साथी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स है उसमें आप प्रोवाइड करवाएं, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके और मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि ये जो आप छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं इसको उठाकर अच्छा सा बड़ा बोर्ड लगाकर आपको अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। धन्यवाद विद्वान साथियों, आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।